Hello, students. Hello to all of you. I hope you all are doing great. क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, बहुत अच्छा आपका एग्ज़ाम आया था। जो हमने जिस तरीके से तैयारी करी है शुरू से लेके अब तक कल तक, जो हम मॉक टेस्ट भी हमने करा है, उसमें से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब, जैसा मैं कहा करती थी, दैट all of you must have come out of the examination center with flying colors। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों में से जैसे मैं कहा करती थी, बहुत सारे बच्चे जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है लेके आएंगे। तो अभी मैं आप लोगों के साथ सोल्यूशन डिस्कस करने जा रही हूँ। ये सेट ए है जो मुझे प्रोवाइड किया गया है, जिसमें से मैं आपके साथ आंसर्स आपके मैच करवाने की कोशिश करूंगी। आप अपने सेट्स के मुताबिक मैच कर लीजिएगा और थोड़ा सा जो आपको अंदाज़ा लग जाएगा, कहीं किसी एक आधे क्वेश्चन में हो सकता है कि मेरा जो आंसर है वो एग्जामिनर के आंसर के साथ शायद ना मैच करे। बट पूरी तरह से कोशिश करी है। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट ही उनके आंसर्स हैं, तो उनके बड़ी इजीली आंसर्स हमारे पास हैं, तो उनमें तो कोई क्लैश की चांसेस नहीं होंगे। बाकी कोई कुछ जो क्वेश्चंस रह जाएंगे तो उनके बारे में हम जो है उसी तरीके से डिस्कस कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये सेट ए है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सेट ए है जो मेरे पास आया है, जिसके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ। हाँ जी, फर्स्ट नॉवल इन्होंने पूछा है आपसे। अमिताभ घोष का फर्स्ट नॉवल जो था वो था, बिल्कुल सही, द सर्कल ऑफ रीजन था। ठीक है, शैडो लाइन्स सेकेंड था, सर्कल ऑफ रीजन था। सेकेंड क्वेश्चन इज पोयम डेथ एंड गुड सिटीजन किसकी पोएम है? ये पोएम है ए के रामानुजन की। ठीक है, जो हमारे इंडियन राइटिंग में पोएट थे। डेथ एंड गुड सिटीजन इज बाय ए के रामानुजन। Third is, which novel of R.K. Narayan was the top seller, has gathered the most critical praise, and was made into an American film and a Hindi film that won Filmfare Awards? और ये हम अगेन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। द गाइड जो उनका नॉवल था, उस पर मूवी बनी थी हिंदी में भी, और सेम ही नाम की मूवी थी जिसमें देवानंद ने जो है राजू का रोल किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी इज द सेटिंग फॉर मोस्ट ऑफ आर के नारायण नॉवेल्स। ठीक है, उनका लोकेल था ये, उनका रीजन था ये। हाउएवर, मालगुडी इज इंटेंडेड टू बी फिक्शनलाइजेशन ऑफ नारायण लाइफ लॉन्ग होम। लेकिन मालगुडी को जो है नारायण के लाइफ लॉन्ग होम का जो है फिक्शनल जो है एक प्लेस बोला जाता है। तो दैट प्लेस इज, बच्चे वैसे मैं आप लोगों को अगर सही बात बताऊं कि बर्थ उनका चेन्नई में हुआ था, लेकिन उनका लाइफ लॉन्ग होम वो मैसूर था। ठीक है, वो मैसूर था, और मालगुडी को ज्यादातर मैसूर से ही कंपेयर करा जाता है। पर क्योंकि इन्होंने कोई ऑप्शन हमें मैसूर में नहीं दिया, तो उनका बर्थ प्लेस ही हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे, चेन्नई। ठीक है, जो कि साउथ इंडिया का ही प्लेस है, साउथ इंडिया में ही चेन्नई में उनका बर्थ हुआ था। बट अगर मैं आप लोगों को आपकी फर्दर नॉलेज के लिए बता देती हूँ, आप में से किसी ने कोई और एग्जाम देना होगा, तो मैसूर बेसिकली कहा जाता है मालगुडी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, राजा राव वॉज बॉर्न ऑन नवंबर 8 1908। ठीक है, नवंबर 8 1908 में उनका बर्थ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजा राव का फर्स्ट नॉवल, द नेम ऑफ राजा राव फर्स्ट नॉवल इज कांथापुरा। ठीक है, कांथापुरा उनका फर्स्ट नॉवल था जो 1938 में पब्लिश हुआ था। चलिए, हु वॉज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? बड़ा ही आसान सवाल। हम लोग तो ये डिस्कस करते रह गए कि उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसने कहा, हम लोग इसमें कंफ्यूज होते रह गए, और उन्होंने बिल्कुल इजी आपको सवाल पूछ लिया है ना। सरोजिनी नायडू को कहा जाता था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ सरोजिनी नायडू? ये सरोजिनी नायडू में के बारे में जो है इसमें से कौन सी बात जो है बिल्कुल करेक्ट है? सो द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, या यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? देखो, इन्होंने
बड़े जो है सिमिलर सिमिलर से ऑप्शंस जो हैं हमें दिए हुए हैं, जिनमें तकरीबन जो है ऑब्वियसली कंफ्यूजन होने के चांसेस जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं, है ना। लेकिन जो है आप लोगों को मैं क्लियर करूंगी इसके बारे में कि जो है सरोजिनी नायडू जो थी बेसिकली, उनको जो है that she was the first she was the फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी वो नेशनल कांग्रेस की, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, रविंद्रनाथ टैगोर, अगेन सबसे इजी सवाल जो हम पहले दिन से रटते आए हैं, 1913 में मिला उन्हें नोबेल प्राइज गीतांजलि के लिए। चलिए, विच टाउन इज प्राइमरी सेटिंग फॉर द नॉवल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, कहां पे रहती थी अमू की फैमिली? आमनम में, साउथ इंडिया में ही, अगेन आमनम नाम की जगह पे। अरुंधति रॉय का पहला नाम क्या था? अरुंधति रॉय का पहला नाम था सुजैना, ठीक है जी, उनका पहला नाम था सुजैना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, and the question number 12 is what is the name of खुशवंत सिंह ऑटोबायोग्राफी? तो हम लोगों ने शायद मॉक टेस्ट में भी ये क्वेश्चन करा था। ट्रूथ लव एंड लिटिल मलीस जो है दैट इज द खुशवंत सिंह ऑटोबायोग्राफी। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ऑथर्ड बाय। देखो मैं बार बार कहती थी वर्क लिस्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो, तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो उसी के मुताबिक आए हैं। तो शैडो लाइंस जो है, क्योंकि वो अमिताभ घोष का है, ट्रेन टू पाकिस्तान, आई शेल नेवर हियर अ नाइटिंगेल, डेली अ नॉवल, ये सब खुशवंत सिंह के हैं। फॉर विच ऑटोबायोग्राफिकल वर्क डिड मुल्क राज आनंद विन साहित्य अकेडमी अवार्ड? तो उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था मॉर्निंग फेस के लिए, आई गेस 1971 में, ठीक है। डेट्स के मामले में थोड़ा मैं भी गलत हो सकती हूँ तो माफ करिएगा, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। 1978 अनीता देसाई वन द साहित्य अकादमी फॉर, किसके लिए मिला साहित्य अकादमी अवार्ड? फायर ऑन द माउंटेन के लिए, ठीक है जी। चलिए, टू विच थिएटर वॉज क्रिस्टोफर मार्लो एसोसिएटेड? क्रिस्टोफर मार्लो एसोसिएटेड थे इंग्लिश रिनेसेंस थिएटर के साथ, ठीक है। उनके हीरोज को रिनेसेंस हीरोज बोला जाता था, उनकी स्टोरीज को रिनेसेंस जो थीम्स से रिलेटेड बोला जाता था, तो ही वॉज बेसिकली रिलेटेड टू इंग्लिश रिनेसेंस थिएटर, राइट। One of the Marlowe's most famous poems was an account of which two lovers, जो two lovers पे based थी, हीरो एंड लिएंडर, जो उन्होंने खुद कंप्लीट नहीं करी थी। हीरो जो है इसमें एक प्रीस्टेस का नाम था, ठीक है, एक पुजारन का नाम था, और लिएंडर उसके लवर का नाम था, ठीक है। तो हीरो एंड लिएंडर जो पोयम है वो लवर्स पे बेस्ड थी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ दीज phrases appears on Shakespeare's graves? अगेन मुझे याद है शायद मैंने किसी एक MCQ में ही ये आपसे डिस्कस करा था, शेक्सपियर के ग्रेव पे कौन सा फ्रेज इसमें से आता है? कस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन्स, ठीक है जी। चलिए, टू होम एडमंड स्पेंसर डेडिकेटेड द वर्क फेरी क्वीन, अगेन बड़े बार हम ये रट चुके हैं, क्वीन एलिजाबेथ को उन्होंने, जिनको उन्होंने फेरी क्वीन का नाम दिया, क्वीन एलिजाबेथ को डेडिकेट किया था। हाँ जी, डैश बी नॉट प्राउड दो सम में हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं ये लाइन बड़ी बार, जब मैं आपको पैराडॉक्स का एग्जाम्पल देती थी तो तब भी ये लाइन शायद आप लोगों के दिमागों में फिक्स हो गई होगी। आप लोग किसी भी हालत में किसी ने भी इसको गलत नहीं किया होगा, डेथ बी नॉट प्राउड, राइट। John Donne employed many extended comparisons, right? So John Donne employed many extended comparisons. Extended comparisons, metaphysical conceits, ठीक है, conceits यूज करने के लिए जाने जाते थे जॉन डन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 है पैराडाइज लॉस्ट के बारे में।
बुक 1 पैराडाइज लॉस्ट को भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा था. सो बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट प्रेजेंट सैटर्न विद हिज एंजल्स फॉलन इनटू हेल. ठीक है, उन्होंने गॉड के खिलाफ जो एक तरह से रिवोल्ट करा था, तो दे हैड अ फॉल इनटू द हेल. ठीक है, दे मेड हेल देयर ओन सिटी. When recovered, Saturn awaken all his legions and speaks to them. ठीक है, वो सबको उठाता है और सबसे बात करता है. The first he addresses is described as one next to himself, second in power, next to himself, next in crime, long after known in Palestine. What's the name of the fallen angel? तो that is Beelzebub. ठीक है, जो मैंने आपको लिखवाया था, that second in power to Saturn कौन था? Second in power to Saturn था Beelzebub. ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23. इन 1652 मिल्टन बिकेम एन इनवैलिड. इनवैलिड मीन्स हैंडीकैप्ड. क्या हुआ था उनके साथ? ब्लाइंड हो गए थे. ठीक है, चाहे आपको डेट नहीं पता चाहे नहीं, बट ये सारी दुनिया को पता है कि मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे, है ना जी. चलिए, बेन जॉनसन इज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच टाइटन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. तो बेन जॉनसन जिस एज में लिखा करते थे, देखो शेक्सपियर लिखते थे एलिजाबेथन एज में, पर्सी बर्सी शेली लिखते थे रोमांटिक एज में, जॉफरी चॉसर लिखते थे रेनेसेंस पीरियड में, मार्लो शेक्सपियर से भी पहले 14th में सेंचुरी में. तो यस, बेन जॉनसन किसके कंटेम्प्रेरी थे? जॉन मिल्टन के. ठीक है जी. व्हाट इज जॉनसन बेस्ट नोन फॉर? स्टेरिकल प्लेस. ठीक है, उनका चाहे वो बार्थोलोमेव फेयर है, चाहे वॉलपोन है, चाहे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है, वो सारे स्टेरिकल प्लेस हुआ करते थे. कंप्लीट द फेमस कोट बाय जॉन ड्राइडन, हु थिंक टू लिटिल एंड हु टॉक टू मच. राइट, दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट दिस कोट. Who did Dryden use Absalom to represent allegorically in his satire Absalom and Achitophel? तो Absalom was ड्यूक ऑफ मनमाउथ. ठीक है, जो कि चार्ल्स का इलेजिटिमेट बेटा था. एंड अकीटोफिल वाज अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी, जिसने अब्सैलम को जो है रिवोल्ट करने के लिए भड़काया था. Alexander Pope coined many modern day cliches and which of the following, जो हम आज भी proverbs के तौर पे यूज करते हैं. क्लीशे मतलब आम तौर पे ये बातें हम दोहराते हैं, राइट. तो Which of the following originated with him? इनमें से कौन सा रिलेटेड है पोप के साथ? तो आई होप सो कि आप लोगों ने यही मार्क करा होगा, दैट ऑल ऑफ द अबव. टू err is human, to forgive divine, essay on man में से, और ये बाकी के दोनों, लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, फूल्स रश इन वेयर एंजल फियर्स टू ट्रेड, दोनों essay on क्रिटिसिज्म में से. ठीक है जी. तो ये दोनों ही अलेक्जेंडर पोप के वर्क्स में से लिए गए हैं. In the Rape of the Lock mock epic, Alexander Pope imitates the characteristics of which following text. ठीक है, mock epic को जो है I mean to say Rape of the Lock में जो है मॉकरी करी है उन्होंने. एपिक के फीचर्स को जो है उन्होंने एक सिंपल सी स्टोरी, ठीक है, एक नॉर्मल सी स्टोरी के लिए जो है यूज किया है, एक फैमिली फाइट को दिखाने के लिए यूज किया है. तो आपको जो है बेसिकली यहाँ पे ये मार्क करना था कि एक्चुअल में किस जो है टेक्स्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है उन्होंने कॉपी किया है. तो बच्चे तीनों के तीनों एपिक के कैरेक्टरिस्टिक्स को, एनेड में से भी, डिवाइन कॉमेडी में से भी और पैराडाइज लॉस्ट को, तीनों को कॉपी किया है. ठीक है जी. चलिए, स्विफ्ट was best known for which historically popular work, जिसपे मूवीज भी बनी हैं, कार्टून्स भी बने हैं, जिसके लिए सबसे ज्यादा स्विफ्ट जाने जाते हैं, गुलिवर्स ट्रेवल्स. राइट. अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड स्विफ्ट राइट मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स. तो स्विफ्ट का उनकी डेथ हो जाती है 1745 में, तो ज्यादातर उन्होंने अपने वर्क्स लिखे 18th सेंचुरी में. ठीक है जी. मतलब 18th सेंचुरी, 17 आ जाते हैं तो उसको हम 18th सेंचुरी बोलते हैं. ये मैंने पहले भी आपको बताया था. 1745 में उनकी डेथ ही हो जाती है, तो 18th सेंचुरी विल बी द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 32, एंड द क्वेश्चन नंबर 32 इज, हु
teamed with Joseph Edison to form the famous literary partnership that put out the news sheet The Tatler and the daily paper Spectator. किन दोनों ने मिलके ये दोनों पेपर्स शुरू करे थे? None other than Richard Steele. Again a very easy question. And when did Samuel Richardson publish Pamela? 1740 में पब्लिश हुआ था रिचर्डसन का पैमेला, जिसको फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश भी बोला जाता है, ठीक है। और सैमुअल रिचर्डसन को एपिस्लरी नॉवेल्स के लिए जाना जाता है। व्हाट इज द सब टाइटल फॉर सैमुअल रिचर्डसन्स क्लैरिसा? तो क्लैरिसा अगेन रिचर्डसन का एपिस्लरी नॉवल जिसका सब टाइटल था द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी, राइट। चलिए, Who wrote an apology for the life of Mrs. Shamela Andrews, a parody of Pamela? अगेन ये इतना भी पूछ लेते कि पैमेला की पैरोडी किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी हेनरी फील्डिंग ने। अगला क्वेश्चन भी हमारा हेनरी फील्डिंग से रिलेटेड, उनका काफी फेमस नॉवल, हेनरी फील्डिंग्स फेमस नॉवल टॉम जोन्स was published in, so it was published in 1749, right? Complete this line from The Tiger. Did he smile his work to see? Did he who made the lamb? ठीक है, टाइगर पोयम में ब्लेक ने ये एक आश्चर्य दिखाया, एक astonishment दिखाई that is it the same God who created such an innocent animal like lamb created the tiger also, right? So fill up में हम fill करेंगे word lamb. चलिए, which work of William Wordsworth with the joint publication with Samuel Taylor Coleridge helped to launch the Romantic Age? Again, I'm really surprised कि कोई इतने easy questions भी डाल सकता है। Lyrical ballads, है ना? Lyrical ballads जो है that was the work जो कि Romantic Age का launch माना जाता है। When was William Wordsworth appointed poet laureate? So he was appointed poet laureate in 1843. What is the name of sister of William Wordsworth who is also a poet and a diarist? जो ज्यादातर वर्ड्सवर्थ के साथ रहती थी, है ना, उसको गाइड करती थी, that was Dorothy Wordsworth. While writing his famous poem Kubla Khan, Coleridge was interrupted by a visitor from परलोक, ठीक है, परलोक से एक विजिटर आया था जब कोलरिज सपने से, अपनी नींद से उठ के, अपने ट्रांस से उठ के, ठीक है, जो ओपियम की वजह से ही वॉज इन टू अ ट्रांस, ही वोक अप, ही स्टार्टेड राइटिंग दिस पोएम कुबला खान एंड बट व्हेन ही वाज राइटिंग इट तो कोई एक इंट्रूडर आ गया और उसके जाने के बाद जब वो वापस बैठे तो ही कुडंट थिंक ऑफ इट, राइट। तो इसी वजह से ये पोएम सिर्फ 54 लाइन्स की रह गई, अदरवाइज उन्होंने सोचा था वो 300-400 लाइनों की पोएम लिखेंगे। Which one is the famous prose work of Samuel Taylor Coleridge? So that is none other than Biographia Literaria. Question number 43. And the question number 43 is शैली के बारे में है ये क्वेश्चन आपका। Purest thy full heart in profuse strains of unpremeditated art. To which bird these lines are addressed to by P.B. Shelley. तो P.B. Shelley ने जो बर्ड के बारे में पोएम लिखी थी वो थी ओड टू द स्काईलार्क, राइट। चाहे आपको पोएम की लाइंस नहीं पता तब भी आप इजीली आंसर कर सकते हैं स्काईलार्क। माय नेम इज ओzymandias, राइट। ओzymandias शेली की सोनेट, माय नेम इज ओzymandias, किंग्स ऑफ किंग्स, हु इज द किंग ऑफ किंग्स इन वन ऑफ द पोएम्स बाय पीबी शेले, ठीक है जी, पीबी शेले। वेस्ट विंड में कोई किंग का नाम नहीं आया, यहाँ पे हमें ऑप्शन पोयम आ गया, तो प्रोमीथियस उनका एपिक था, है ना, प्रोमीथियस उनका एपिक था, तो पोयम सिर्फ रह जाती है हमारे पास ओzymandias। चलिए, इफ यू नो ओनली वन पोएम बाय लॉर्ड बायरन, इट इज लाइकली यू नो दिस वन, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट, राइट। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, नाइट। चलिए, नेक्स्ट इज The hero of which poem of Keats is the knight at arms alone and palely loitering? जो बेचारा अकेला रह जाता है और इधर उधर घूमता रहता है, तो वो पोएम है ला बेला डेमसेंस मर्सी, जिसमें एक लड़की पहले तो उस नाइट की मरहम पट्टी वगैरह करती है गुफा में, बट बाद में जब वो उससे प्यार करना शुरू कर देता है तो वो एकदम से गायब हो जाती है ना जी। चलिए,
Which of these birds did John Keats write a ode to? And again, जो 5-6 जॉन कीट्स की 6 जो सबसे फेमस को ओड्स हैं, और उनमें से सबसे प्यारी जो ओड है, ओड टू नाइटिंगेल। चलिए, टू विच मूवमेंट डिड जॉन कीट्स बिलोंग? जॉन कीट्स बिलोंग टू रोमांटिसिज्म, है ना? रोमांटिसिज्म को ही बिलोंग करते थे ये, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शेली, बायरन, so they all belonged to the romantic movement. चलिए, I think शेली मैं गलत कह रही हूँ या नहीं? नहीं नहीं नहीं, शेली इज रोमांटिसिज्म। चलिए, विक्टोरियनिज्म में तो फिर वही रह गए थे ना, टेनिसन, ब्राउनिंग एंड आर्नल्ड। चलिए, which novel of Jane Austen famously opens with the line, "It is true, universally acknowledged, that a single man in possession of good fortune must be in want of a wife"? तो ये किसकी शुरुआत थी? प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसमें मिसेस बेनेट जो है वो अपनी बेटियों के लिए एक अच्छे से दूल्हे ढूंढ रही होती हैं, और ये भी कहती हैं कि हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि जो एक सिंगल मैन है और अच्छा खासा पैसा है, जिसके पास गुड फॉर्च्यून है, ही इज इन वांट ऑफ अ गुड वाइफ। चलिए, व्हेन वाज वॉल्टर स्कॉट बॉर्न? तो वॉल्टर स्कॉट का बर्थ हुआ था 15 अगस्त 1771 में। देखिए, हम लोगों ने सिर्फ बर्थ ईयर्स करे थे, तो अगर आपको बर्थ ईयर भी याद है ना, तो उसके हेल्प से भी आप करेक्ट ऑप्शन जो है मार्क कर सकते हैं, राइट? ओके, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मैरी शेलीज नॉवल फ्रैंकेनस्टीन? तो मैरी शेली के फ्रैंकेनस्टीन का पूरा टाइटल क्या था? फ्रैंकेनस्टीन द मॉडर्न प्रोमीथियस। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which famous early feminist was Mary Shelley's mother? Mary Shelley की मदर कौन थी? Mary Wollstonecraft, राइट? और इनके फादर थे विलियम गॉडविन। Matthew Gregory Lewis became famous overnight with the sensational success of which novel? मंक के साथ, ठीक है? ये तो बाकी सारे वॉल्टर स्कॉट के नॉवेल्स हैं, तो मंक नॉवल, जिसके नाम की वजह से इनको मंक ल्यूइस भी कहा जाता था, सो दैट वाज Matthew Gregory Lewis. Question number 54. And the question number 54 is the poem Abu Ben Adam. और हम लोगों ने ली हंट के कोई ज्यादा वर्क्स नोट नहीं करे थे, है ना? तो अबू बेन एडम, उनमें से एक सोनेट लिखी हुई ली हंट की, दैट वाज अबू बेन एडम। ओके, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 55. Which of these is a work of Mary Shelley? जो कि फर्स्ट फेमिनिस्ट वर्क माना जाता है इंग्लिश का, दैट इज विंडिकेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ women. Okay, question number 57. Tennyson's Ulysses is primarily an example of an, it is, टेनिसन का जो यूलिसेस है वो प्राइमरीली किस चीज का एग्जाम्पल है? दैट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है? टेनिसन की जो पोयम है दैट इज बेसिकली अ पोयम, राइट? सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 58. एंड द क्वेश्चन नंबर 58 इज द लाइन, इट्स बेटर टू हैव loved and lost than to never have loved at all, ठीक है? आई थिंक मैंने आपको ये किसी एक मॉक टेस्ट में डाली थी, तो ये जो लाइंस हैं दे आर टेकन फ्रॉम टेनिसन्स इन मेमोरियम, राइट? क्वेश्चन नंबर 59. ब्राउनिंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड एज व्हाट टाइप ऑफ पोएट? तो मैंने अभी आपको बताया कि ब्राउनिंग को हम डालेंगे विक्टोरियन पोएट्स में, ठीक है जी? चलिए, हाउ इज पोर्फोरिया किल्ड इन पोर्फोरियाज लवर? ब्राउनिंग की पोएम है ये पोर्फोरियाज लवर, और पोर्फोरिया लवर में पोर्फोरिया का जो लवर है वो उसको स्ट्रैंगल करके, उसका गला दबा के उसको मार देता है, ठीक है जी? होम डिड रॉबर्ट ब्राउनिंग मैरी? जो खुद भी एक पोएट थी, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, राइट? होम डिड थॉमस कार्लाइल कंसिडर ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, इंग्लिश एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल मैन? तो मैंने आपको कुछ 4-5 नाम लिखवाए थे, जिसमें अपने जो वर्क में हीरो वर्शिप में कार्लाइल उन ग्रेट हीरोज की बात करते हैं, लेजेंड्स की बात करते हैं, तो उनमें से एक नाम था
विलियम शेक्सपियर का, ठीक है। ही टॉक्स अबाउट नेपोलियन ऑल्सो, ही टॉक्स अबाउट मोहम्मद ऑल्सो, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर, सैमुअल जॉनसन ऑल्सो, विलियम शेक्सपियर भी उनमें से एक नाम था। चलिए, व्हेन वाज थॉमस कार्लाइल बॉर्न? सो थॉमस कार्लाइल का बर्थ हुआ था 4 दिसंबर 1795, राइट। कार्लाइल वॉज born on 4 दिसंबर 1795, ठीक है। अगेन आपको, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको सिर्फ बर्थ ईयर याद है, जैसे हमने करे भी बर्थ ईयर ही थे, क्योंकि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतने जो है डेप्थ में चले जाते हैं बर्थ डेट को लेके, लेकिन अगर आपको ईयर भी याद है तो आपका आंसर करेक्ट ही होगा। Which book of John Ruskin influenced Mahatma Gandhi? So that was none other than Unto This Last, right? Unto This Last उनकी बुक थी, जो कि, और ये Unto This Last है, his last नहीं था, ठीक है। Unto This Last, जिसको महात्मा गांधी ने बहुत इंस्पायर करा। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, Ruskin's Sesame and Lilies is about, तो फ्लोरा एंड फौना के बारे में मैंने काफी सर्च किया है इस चीज के बारे में आपका क्वेश्चन पेपर देखने के बाद। फ्लोरा एंड फौना के बारे में नहीं है, ठीक है। ये तो ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है, नाम पढ़ के ऐसा लगता है कि शायद फ्लोरा एंड फौना के बारे में होगा। एजुकेशन फॉर वुमेन भी अकेला नहीं है, मेन एंड वुमेन दोनों की बात करी है उन्होंने। तो एजुकेशन की बात करी है तो उन्होंने बुक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग की भी बात करी है, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन की वजह से मैं थोड़ी सी डाउटफुल हूं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फोकस विमेन की एजुकेशन पे नहीं किया जैसे वर्जीनिया वुल्फ ने करा था, मेन की एजुकेशन, ऑल ओवर एजुकेशन पे फोकस किया है। तो चांसेस मुझे यही लगते हैं कि इसका ऑप्शन यही वाला करेक्ट किया जाएगा, क्योंकि बेसिकली एजुकेशन पे कॉन्सेंट्रेशन है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग भी आ जाता है उसमें, और एजुकेशन फॉर विमेन एंड मेन बोथ है। तो बाकी लेट्स वेट फॉर द फाइनल आंसर की, है ना। हो सकता है कुछ ट्विस्ट हो जाए उसमें, पर मैंने जितना पढ़ा, जितना सर्च करा, उनमें ये बात एक निकल के आती है जो मैंने आपको अपनी तरफ से क्लियर कर दी, ठीक है। तो 1 नंबर आप लोग अपना थोड़ा वो रख लीजिएगा, कच्चा पक्का सा वाला, ठीक है, कि जब फाइनल आंसर की आएगी तो उसको आप पक्का कर लीजिएगा। What type of writing did Walter Pater define as the special and opportune art of the modern world? तो Walter Pater, देखो अगर आपको ये कोटेशन नहीं भी समझ में आई तो आप वैसे भी ये गेस कर सकते हैं कि वॉल्टर पेटर बेसिकली खुद किन वर्क्स के साथ एसोसिएटेड थे। वो नॉन फिक्शंस लिखा करते थे ना, जो भी उनका वर्क्स है, रिनेसेंस वगैरह, स्टोन्स ऑफ वेनिस वगैरह, वो सारे जो हैं वॉल्टर पेटर के नॉन फिक्शन वर्क्स हैं। तो नॉन फिक्शन को ही वो जो है स्पेशल तरह की आर्ट मानते थे। चलिए, व्हाट इज वॉल्टर पेटर्स फुल नेम? वॉल्टर पेटर का पूरा नाम था वॉल्टर होरेशियो पेटर। क्वेश्चन नंबर 68, विच नॉवल वॉज नॉट रिटन बाय शार्लेट ब्रॉन्टे? तो शार्लेट ब्रॉन्टे का कौन सा नॉवल नहीं था? एग्नेस ग्रे शार्लेट ब्रॉन्टे का नॉवल नहीं था। When was Jane Eyre published? So Jane Eyre और Wuthering Heights का publishing year बिल्कुल सेम, 1847. Who wrote Wuthering Heights? None other than Emily Bronte. What is inscribed above the entrance of Wuthering Heights? और मुझे थोड़ा सा पछतावा इस चीज को लेके, बड़ी बार ये क्वेश्चन मैं आपके एमसीक्यूज में ऐड करती करती रह गई कि मुझे लगा शायद इतना वो मतलब नहीं आएगा डेप्थ में क्वेश्चन, बट द राइट ऑप्शन इज वुथरिंग हाइट्स के बाहर लिखा हुआ था हेयरटन अर्नशॉ 1500, राइट। हेयरटन जो कि हिंडले का बेटा था, ठीक है, हालांकि जिसको हीथक्लिफ ने बड़ी बुरी तरह से ट्रीट करा, बट जब हीथक्लिफ की डेथ हो गई, he became the owner of Wuthering Heights and he married to कैथी और एडगर लिंटन की जो बेटी, जिससे शादी करी, and they lived there in the Wuthering Heights after that. Which Dickens novel features scenes from the French Revolution? So that is, again we have discussed this properly कि French Revolution पे based जो इकलौता नॉवल है डिकेंस का, टेल ऑफ टू सिटीज। चलिए, which was not Dickens character? Bill Sykes, Mr. Pecksniff, Sam Weller, Tom Sawyer। बच्चे वैसे तो देखो इन्होंने तकरीबन जो है
माइनर कैरेक्टर्स के नाम डाल के आपको अच्छे से कंफ्यूज करा है, जहां पे अगर इन्होंने बहुत सीधे क्वेश्चन डाले हैं तो कुछ ऐसे जो इस तरह के भी क्वेश्चन हैं जहां पे इन्होंने जो है बहुत आपको घुमाने सा वाला काम भी कर दिया। पर जैसे मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया था कि सारे ऑप्शंस को पढ़ो, ठीक है, एक ऑप्शन को देख के मत चलो, सारे ऑप्शंस को देख के चलो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से कईयों ने जो है पढ़ा होगा टॉम सैयर के बारे में। टॉम सैयर जो कैरेक्टर है वो मार्क ट्वेन का कैरेक्टर है। एडवेंचर्स ऑफ टॉम सैयर, बड़ी बार स्टोरीज जो है हमें स्कूल कॉलेज में लगी हुई होती हैं। ये कैरेक्टर है मिस्टर चजलविट, ठीक है। चजलविट जो कैरेक्टर नॉवल है इनका डिकिंस का, उसमें से कैरेक्टर लिया गया है। और सैम वेलर जो कैरेक्टर लिया गया है दैट इज फ्रॉम पिकविक पेपर्स, दैट इज फ्रॉम पिकविक पेपर्स। माइनर कैरेक्टर्स हैं तो इसलिए जो है हम लोग ज्यादा गौर भी नहीं करते उन पे। बट अगर आप लोग बिल साइक्स ऑलिवर ट्विस्ट में जो था, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, अगर वैसे आप लोगों ने काम किया है तो टॉम सैयर ही मार्क किया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए, which Charles Dickens novel is named after a father and son? तो that is clear, Dombey and Son, ठीक है, Dombey and Son था novel based on father and son. Which adjective describes the similarity to a Charles Dickens character or situation? कि अगर हमने कहना है कि चार्ल्स डिकिंस का कैरेक्टर या चार्ल्स डिकिंस के नॉवल की सिचुएशन, तो हम कौन सा एडजेक्टिव यूज करते हैं? वी यूज डिकिंसियन, ठीक है, डिकिंसियन कैरेक्टर, डिकिंसियन सिचुएशन, ऐसे करके बात करी जाती है। What was the title of Hardy's first volume of poetry? And that was none other than Wessex Poems, है ना। ये हम अगेन एक एमसीक्यू में डिस्कस कर चुके हैं। वेसेक्स पोएम्स जो थी वो हार्डी की जो है फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री है। 77, which of Hardy's novels received, question number 77, which of Hardy's novel received so much negative criticism that it caused him to give up writing novels altogether? तो बच्चे देखो, टेस्ट के लिए भी क्रिटिसिज्म बहुत हुई थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने नॉवेल्स लिखने किसके बाद छोड़े थे? जूड द ऑब्सक्योर के बाद, जो उनका लास्ट नॉवल था, ठीक है, ये उनका लास्ट नॉवल था। तो इसके लिए इसको हम प्रॉपर आंसर मार्क करेंगे। कुछ बच्चों से मुझे पता चला उन्होंने टेस्ट भी मार्क करा है, तो टेस्ट सेकंड लास्ट था बच्चे, जूड लास्ट था, तो उसके बाद उन्होंने नॉवेल्स लिखने छोड़े। What is the name of the epic poem that Hardy wrote about the war with Napoleon? तो that was The Dynasts, ठीक है। Why did Mary Ann Evans write under the name George Eliot? तो अगेन ये भी क्वेश्चन हम बड़ी बार डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग तरीकों से, ठीक है। सो एट दैट टाइम राइटिंग वॉज कंसिडर्ड अ मेल प्रोफेशन, ठीक है। In Middlemarch, George Eliot demonstrates that marriages work best when based on मनी, ठीक है। जो मिडिल मार्च के मेन कैरेक्टर के जरिए, जो डोरोथिया के जरिए भी यही दिखाया है कि मनी को जो है उन्होंने उसमें प्रोविंशियल लाइफ बेसिकली यही, ठीक है, लस्ट नहीं है, कंपैटिबिलिटी तो बिल्कुल ही नहीं है। सोशल कैपिटल का मतलब भी, सोशल कैपिटल से मतलब भी पैसा नहीं है, सोशल कैपिटल से मतलब है सोसाइटी में आपस में जो कि मतलब जैसे रिश्तेदारी में लोग रिश्ता करवा देते हैं ना, तो मनी बेसिकली बेस है। चाहे आप जो माइनर कैरेक्टर थे, आई थिंक फ्रेडी जो कैरेक्टर था, है ना, जो एक मेयर का बेटा था, उसकी भी तो शादी पैसे की वजह से ही होती है। तो तकरीबन जो रीजन है वो मनी है। दैट इज totally the right answer from my side, right? Which of the following is written by Samuel Butler? तो Samuel Butler का वर्क इनमें से कौन सा है? Hudibras is by Samuel Butler. Which contemporary author did Elizabeth Gaskell befriend and write the biography of? तो ये हमने क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस वही हैं लेकिन कईयों को थोड़ा घुमा के से उन्होंने पूछ लिया, है ना। किसकी बायोग्राफी लिखी थी एलिजाबेथ गास्कल ने? शार्लट ब्रॉन्टे की। अगला क्वेश्चन है, गास्कल्स फर्स्ट नॉवल मैरी बार्टन
डिस्क्राइब्स द लिविंग कंडीशंस ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स इन विच ब्रिटिश सिटी। तो इसका जो सबटाइटल था बच्चे, अगर आपको सबटाइटल याद था तो आप लोग आंसर सही मार्क करके आए होंगे, मैनचेस्टर, राइट। मैनचेस्टर लाइफ इसका सबटाइटल था ना, अ व्यू अ स्टडी ऑफ मैनचेस्टर लाइफ, ऐसे करके कुछ सबटाइटल था। तो मैनचेस्टर की कहानी है ये, राइट। व्हाट वाज द नेम ऑफ मैथ्यू आर्नर्स फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री? फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री पूछा है बच्चे उन्होंने, सो दैट वाज द स्ट्रेड रेवलर एंड अदर पोएम्स। ठीक है जी, फर्स्ट कलेक्शन थी मैथ्यू आर्नल्ड की, स्ट्रेड रेवलर एंड अदर पोएम्स। ओके, किसको डेडिकेट करा था वेस्टलैंड? इल मिग्र फेब्रो एजरा पाम, है ना, इल मिग्रो फेब्रो ऐसे से करके कुछ। व्हाट डज टीएस स्टैंड फॉर द name in T.S. Eliot? It was Thomas Stearns Eliot. Question number 87. And the question number 87 is, कहीं कहीं पे सच में मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे एमसीक्यूज में से क्वेश्चंस उठाए हुए हैं ये एज इट इज। चलो, विच नॉवल ऑफ जोसेफ कॉनरेड इज सेट इन कॉन्गो? सो दैट इज हार्ट ऑफ डार्कनेस, नन अदर देन हार्ट ऑफ डार्कनेस, है ना। हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस भी किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हैज नॉट बीन रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ? सो शैडो लाइन्स अमिताभ घोष का, ठीक है, बाकी के ऑप्शन हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। What was the title of James Joyce's final novel? देखो अब इन्होंने बाकी ऑप्शंस तो ऐसे ही दे दिए, हमें पता है कि जेम्स जॉयस का जो फाइनल नॉवल था कॉमिक नॉवल था फिनिगन्स वेक, जिसको हैरोल्ड ब्लूम ने भी बहुत प्रेज किया था, वैसे भी इस नॉवल को बहुत प्रेज मिली थी। टाइटल ऑफ कलेक्शन ऑफ जेम्स जॉयस शॉर्ट स्टोरीज 1914 में जो पब्लिश हुई थी, डबलिनर्स, जिसमें टोटल 15 स्टोरीज थी। डबलिन को बिलोंग करते थे, आयरिश थे, तो डबलिनर्स शॉर्ट स्टोरीज का नाम। Which of the following novels is not written by E.M. Foster? तो बच्चे अगेन लुक एट द ऑप्शंस। नॉस्ट्रोमो, किसका था नॉस्ट्रोमो? कॉनरेड का, जिसको सबसे फेमस मास्टरपीस भी कहा जाता था कॉनरेड का, है ना। तो दीज 3 novels are by E.M. Foster except Nostromo. In which book Edward Morgan Foster documents his Indian experiences? तो अपने इंडियन एक्सपीरियंसेस को उन्होंने शेयर किया हिल ऑफ देवी में, राइट। अगेन आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम माय एमसीक्यूज, आई एडेड इट इन इट, राइट। सो द राइट आंसर इज, राइट ऑप्शन इज द हिल ऑफ देवी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हैव बीन रिटन बाय D.H. लॉरेंस? लेडी चैटरलेज लवर भी उनका है, विमेन इन लव भी उनका है, और कैंगरू भी उनका है। सो ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज D.H. लॉरेंसेस first novel? Again our question back from our MCQ. So many, I think, so many. मुझे बार बार कहने की जरूरत ही नहीं है ना। It is yes, The White Peacock. Complete the name of G.B. Shaw's play Saint John, right? Saint John. हमने इतने डिटेल में डिस्कस करे और इन्होंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं, मुझे हैरानी हो रही है, बट इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सबका बहुत अच्छा हुआ होगा, और टॉपर विल बी डेफिनेटली फ्रॉम सावल क्लासेस, फिंगर्स क्रॉस्ड फ्रॉम माय साइड। With which line does Waiting for Godot end? So yes, Waiting for Godot ends with yes, let's go. Right? It ends with yes, let's go. Estrogen और Vladimir एक दूसरे को पूछ रहे होते हैं, and then finally one says yes, let's go. Who has written The Great Tradition? जिसमें उन्होंने कुछ राइटर्स को जो है कॉम्प्लीमेंट करा था। डिकिंस को उन्होंने जो है इसमें से इंक्लूड नहीं किया था, बट बाद में फिर उन्होंने डिकिंस पे स्पेशली वर्क लिखा। दैट वाज F.R. लीविस, है ना। आई थिंक जेन ऑस्टन, हार्डी वगैरह की उन्होंने बात करी थी इनमें, दैट दीज आर द राइटर्स हु हैव सेट अ ट्रेडिशन फॉर नॉवेल राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 98, द अमेरिकन सिल्विया प्लाथ मैरिड, बस ये वर्ड्स पढ़ने बाकी हैं, काफी हैं हमारे लिए। किसके साथ शादी हुई थी सिल्विया प्लाथ की? टेड ह्यूग्स के साथ, जिन्होंने सुसाइड, आई मीन सिल्विया प्लाथ ने सुसाइड कमिट कर लिया था, और जिसकी वजह से टेड ह्यूग्स को बहुत कंडेमनेशन भी मिली थी। पर टेड ह्यूग्स ने अपनी वाइफ को डेडिकेट करते हुए पोएम्स भी काफी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 99, फ्रॉम विच बुक ऑफ सीमस हीनी
did the American president William Jefferson Clinton read at a state banquet? अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में आके हैरानी हो जाती है कि भाई इतने सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हो और ये कहाँ से पूछ लिया आप लोगों ने, बट इवन देन आई फाउंड इट आउट. अगर आप लोगों में से भी शायद किसी ने पढ़ा हुआ होगा तो ऑब्वियसली करेक्ट मार्क करा होगा. तो अमेरिकन प्रेसिडेंट विलियम जेफरसन क्लिंटन ने रीड करी थी मसीनी की द क्योर एट ट्रॉय. ठीक है, जो उनकी ट्रांसलेशन हमने पढ़ी है ना, क्योर एट ट्रॉय को उन्होंने उसमें से कुछ कोट किया था. इन एनिमल फार्म व्हाट इज द नेम ऑफ द फार्म बिफोर द एनिमल्स टेक ओवर? तो उसको जोन्स राज कर रहा था, इंसान राज कर रहा था, तो दैट वाज मेनर फार्म. व्हाट इज द नेम ऑफ विलियम गोल्डिंग्स फर्स्ट नॉवल? तो विलियम गोल्डिंग के फर्स्ट नॉवल का नाम क्या था और उनका सबसे फेमस वर्क लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जो 1954 में पब्लिश हुआ, जो कि एक डायस्टोपियन नॉवल भी था. What is the name of Doris Lessing's first novel? So that is The Grass is Singing. Grass is Singing was the first novel of Doris Lessing. Which country is setting for Graham Greene's novel The Comedians? मैंने आपको बहुत बार कहा था कि प्लीज ग्राहम ग्रीन के सेट्स जरूर याद रखिएगा. तो The Comedian is based in Haiti, right? Question number 104. For which work of Salman Rushdie was banned? And again, very easy question. Satanic Verses 1988 में पब्लिश हुआ. 1989 में उनके खिलाफ फरवरी में फतवा जारी कर दिया जाता है कि सलमान रश्दी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है. उसके बाद सलमान रश्दी अंडरग्राउंड हो जाते हैं, उसके बाद वो लंदन भाग जाते हैं. नाउ ही इज अ इंग्लिश सिटीजन. यस, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंग्लैंड. When did विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल विन द नोबेल प्राइज? हाँ जी, वीएस नायपॉल को नोबेल प्राइज कब मिला? 2001 में. A device in which a character in a drama makes a short speech which is heard by the audience but not by the other characters on the stage. So that is soliloquy. ठीक है, aside और soliloquy में बड़ी बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ फर्क, तो आई होप आप लोग गलत मार्क करके नहीं आए होंगे. सोलिलोक्वी एक शॉर्ट स्पीच होती है जहां पे ऑडियंस सुनते हैं बात को लेकिन बाकी कैरेक्टर स्टेज पे सुन नहीं रहे होते. असाइड होता है जब एक कैरेक्टर किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे कमेंट्री करता है. जैसे मैंने आपको मूवीज का एग्जाम्पल दिया था कि किसी फिल्म में कोई कैरेक्टर जैसे फोटो में से निकल के, टीवी में से निकल के बोलता है, कमेंट्री करता है जो सिचुएशन होके हटी है. अ प्ले on words wherein a word is used to convey two meanings at the same time, so that is pun. ठीक है, जब एक ही वर्ड को, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था डन की पोएम का ही आपको एग्जाम्पल दिया था, डन और डन स्पेलिंग्स उसने सेम यूज करे. ठीक है, लेकिन एक जगह पे डन डू डज डू डिड डन वाला, ठीक है, जो, और एक डन जॉन डन वाला. Intentional use of an appropriate word similar in sound to appropriate word, often with humorous effect. So that is malapropism. देखो यहाँ पे हम वैसे भी अगर बाकी के सारे ऑप्शंस देखें तो उनका कोई तुक ही नहीं बनता. ठीक है, malapropism होता है जहां पे inappropriate word, ठीक है, use of inappropriate word in sound to the appropriate word. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेलाप्रोपिज्म का एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं शी इज, जैसे हम कहें शी इज हेडस्ट्रॉन्ग, हेडस्ट्रॉन्ग एज एन एलेग्री. और एलेग्री की जगह कोई यूज कर ले, मतलब हेडस्ट्रॉन्ग एज एन एलेग्री कोई क्यों कहेगा? एलिगेटर वर्ड यहाँ पे होता है, ये एक तरह का प्रोवर्ब होता है. ठीक है, कि वो उतनी एक एलिगेटर के जितनी तेज दिमाग है, ठीक है, या हेडस्ट्रॉन्ग है. ठीक है, तो दैट इज मेलाप्रोपिज्म. चलिए, अ ब्रीफ कोटेशन विच अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क इज, यस, कोटेशन जो मैंने आपको बड़ी बार मैंने आपको बताया था हॉलोमैन में ली हैं तो उनको एपिग्राफ बोलते हैं. दांते की डिवाइन कॉमेडी में से ली है ना
कर्ट्स में जो हार्ट ऑफ डार्कनेस में से ली हॉलोमैन में, तो उनको एपिग्राफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, अ डिवाइस इन लिटरेचर वेयर एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स समथिंग। अगेन आपको यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स समथिंग, तो दैट इज सिंबल। ठीक है, जहां पे कोई एक चीज किसी दूसरी चीज को जो है रिप्रेजेंट करती है, दैट इज सिंबल। क्वेश्चन नंबर 111, you a figure of speech wherein a comparison is made between two unlike quantities with the use of words like or as। ये लिख के ही इन्होंने आपका काम आसान कर दिया, like और as simile में। repetition of first consonant, again first consonant in words or in a line or a sentence is alliteration। ठीक है, she sells seashells on the seashore, है ना, sir, कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है। चलिए, यूजिंग डिस्क्रिप्शंस टू एंगेज 5 सेंसेस ऑफ द रीडर इज इमेजरी। ठीक है, 5 सेंसेस को एंगेज करने के लिए राइटर जो है वो इमेजरी यूज करता है। कहीं पे वो फ्लावर्स की बात करता है तो हमारी फ्रेग्रेंस वाली सेंस भी काम करती है, फ्लावर के कलर्स की बात करता है तो हमारी साइट सेंस काम करती है, लाइक दिस, राइट। Intentional use of unpleasant combination of sounds to create an effect that works to enhance the meaning of a poem। Unpleasant combination of sounds मतलब कुछ ऐसी sounds जो हमें poem में पढ़ के थोड़ी सी कानों को ऐसे जो है मतलब unpleasant लगें, अच्छी ना लगें, right? So that is cacophony। इसको बोलते हैं बच्चे cacophony बोलते हैं। ठीक है, यूफोनी इज ऑल्सो रिदमिक, केडेंस इज ऑल्सो रिदमिक, और सीजरा जो है वो एक गैप होता है लाइन में। ठीक है, कैकोफोनी जो है बेसिकली जो है बोलते हैं अजीब सा वर्ड जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, जैसे जेबर वॉकी, जैसे जेबर वॉकी वर्ड जो है उन्होंने बोला हो, इंक्लूड किया हो। देन इज a lyric poem lamenting the death of someone or something, so yes, that is also we know that is an elegy। ठीक है जी, speech by one character in a play, story or poem is known as। एक कैरेक्टर की स्पीच, तो ना तो वो डायलॉग है, ना वो टोन है, ना वो नैरेटिव, दैट इज मोनोलॉग। वन कैरेक्टर, ठीक है, वन कैरेक्टर ही क्लियर करता है हमारे आंसर को। A poem in which an imagined speaker addresses a silent listener, usually not the reader, is called। Imagined speaker है और एक silent listener है। My Last Duchess में, Andre del Sarto में, Last Ride Together में, हाँ जी, so that is dramatic monologue। हाँ जी, तो चलिए अब एक ये क्वेश्चन जिसको बहुत सारे बच्चों ने कहा होगा आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बट मेरे जैसे हैरी पॉटर लवर्स खुश हो गए होंगे इस क्वेश्चन को देख के। सो हैरी पॉटर बिलोंग्स टू, ना तो हैरी पॉटर एक ट्रेजाई कॉमेडी है ना फार्स है, इट इज अ फैंटेसी, जादुई दुनिया की कहानी। और जिन्होंने नहीं देखी प्लीज देखिए, अब पेपर से फ्री होने के बाद, ठीक है, जरूर देखिए, it will be great fun। The struggle between two opposing forces leading to tension। Two opposing forces is conflict, फिर चाहे वो दो कैरेक्टर्स के बीच में हो सकता है या कैरेक्टर के खुद के दिमाग में हो सकता है। ठीक है जी, चलिए। A poem of 11 lines employing only 2 rhymes in its 3 stanzas is, हाँ जी, a poem of 11 lines। ठीक है, 11 lines की पोएम है और वो एम्प्लॉइंग ओनली 2 राइम्स, राइट, 2 राइम्स उसमें यूज हो रही हैं उसके 3 स्टैंजाज में, राइट। तो दैट इज सेस्टेट, सटायर, रॉन्डल और लिरिक। क्या बोलेंगे उसको, क्या मार्क करके आए हैं आप लोग? अब हम लाइव तो चल नहीं रहे कि मैं आप लोगों से पूछ सकती, है ना। तो जो है पोएम ऑफ 11 लाइंस जो है बेसिकली क्या बोला जाता है, इसको पोएम ऑफ 11 लाइंस को बोला जाता है बच्चे, इसको बेसिकली बोला जाता है तर्जा राइमा में होती हैं ये जो पोएम्स हैं। ठीक है,
बट इसको जो बोला जाता है रॉन्डल, इट इज कॉल्ड रॉन्डल, राइट? A poem of 11 lines is basically called a रॉन्डल, ठीक है? 11 और 13 लाइंस की पोएम, ये इनको बोला जाता है रॉन्डल, राइट? इन्होंने यहाँ पे स्पेलिंग्स गलत दे दिए हैं थोड़े से, तो अब अगेन यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी डाउटफुल हो जाती हूँ कि वो किसको करेक्ट जो है मानेंगे, क्योंकि उन्होंने बेसिकली गूगल पे लिखा हुआ है कि 13 लाइन की पोएम जो है वो रॉन्डल है, और 11 लाइंस की पोएम को उन्होंने राउंडल यू उसमें ऐड कर दिया। तो अगेन यहाँ पे भी वील हैव टू वेट फॉर द एक्यूरेट द ऑफिशियल आंसर की। चलिए, which figure of speech is represented in the sentence he was sweating like a race horse? like आ गया तो अगेन बड़ा आसान कर दिया इन्होंने हमारा काम, इट इज अ simile. Generally provides the time and place of a specific scene or chapter. The entire story, a play or a narrative poem. हाँ जी, टाइम एंड प्लेस क्या बोलते थे हम इसको? सेटिंग। अगेन ये भी मैंने आपको क्वेश्चन डाला था एक एमसीक्यू में, एक किसी पर्टिकुलर सीन की, चैप्टर की, या पूरे के पूरे नॉवल या प्ले के टाइम एंड प्लेस को क्या बोलते हैं? सेटिंग। Which tense is used in to express general truths and facts? तो general truths और facts यूज करने के लिए हम the earth revolves around the sun, है ना? The sun sets in the west, rises in the east and sets in the west. कौन से टेंस को यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है जी? चलिए, fill in the blank with past perfect continuous tense. Past perfect continuous from of the verb given in the bracket. Workers dash day and night. पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ हमारा हैड आता है, तो कोई हमारे लिए डाउट रह ही नहीं जाता। हैड बीन वर्किंग विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125, चूज द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करना है हमें यहाँ पे। साक्षी इज द हेड गर्ल ऑफ आवर स्कूल, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम हमेशा विल शेल यूज करते हैं, ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन रह जाएगा? हैज भी नहीं आ सकता, हैव भी नहीं आ सकता, वुड भी नहीं आ सकता, है ना? सो दैट विल बी फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा शेल बी, ठीक है? क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोक्यो इज अ डैश सिटी आई हैव एवर लिव्ड इन। आई हैव एवर लिव्ड इन, तो यहां पे क्या सही जो ऑप्शन बनता है बच्चे? दैट इज द बिगेस्ट, क्योंकि वहां पे आगे वो कह रही हैं कि मतलब आई हैव एवर, एवर लिव्ड है, ठीक है? तो ना द बिगर आएगा, मोस्ट बिग तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमारे पास किसी वर्ड की डिग्री होती है ऑलरेडी अवेलेबल, बिग, बिगर, बिगेस्ट बनता है, तो हम उसी फॉर्म में आगे चलेंगे। मोर और मोस्ट तो वैसे ही वहां पे कैंसिल हो जाएगा। ये बिगर आता है कंपैरिजन में, ठीक है? और अगेन मोर बिग फिर रॉन्ग है, तो और ऊपर से एवर आ गया कि जहां मैं कभी भी रही हूं, तो दैट विल बी द बिगेस्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अ वेजिटेरियन इज समवन who doesn't eat meat. Again, that was a very easy one. Who doesn't eat meat? Complete the following sentence. Dash be famous one day. Would you like? देखो, बी के साथ यहाँ पे टू आना बनता ही बनता है, ठीक है? इस वाले ऑप्शन में भी टू नहीं है, इस वाले ऑप्शन में भी टू नहीं है, इस वाले ऑप्शन में भी टू नहीं है, तो हमारा इकलौता ऑप्शन जो रह जाता है दैट विल बी वुड यू लाइक टू बी फेमस वन डे। क्वेश्चन नंबर 129, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। हाउ मेनी डैश ऑफ ट्राउजर्स हैव यू गॉट? तो हम ट्राउजर्स के साथ, सीजर्स के साथ, पैंट्स के साथ क्या यूज करते हैं हमेशा? शूज के साथ पेयर्स, राइट? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स हैव यू गॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, और हमें यहाँ पे एक्टिव पैसिव करना है। ही वॉज राइटिंग अ थीसिस पेपर, सो इसका जो करेक्ट जो बनेगा ये हमारा
फ्यूचर सॉरी पास्ट जो है कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वॉइस में चेंज होगा ये। थीसिस पेपर हैड बीइंग, ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। थीसिस पेपर बीइंग रिटन बाय हिम, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें पास्ट नहीं यूज हो रहा। थीसिस पेपर वाज रिटन बाय हिम, नहीं जी ये भी नहीं होगा। सो राइट विल बी थीसिस पेपर वाज बीइंग, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है तो वो हमारा सिंपल, ये हमारा जो है एक्टिव पैसिव में जो है सिंपल जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इट रिमेन्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहता है, ठीक है जी। देन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। द ग्रोसर displayed the prices. The grocer displayed the prices. हाँ जी, so the doctor displayed the prices. Grocer, sorry, doctor बोल रही थी मैं. So again the right answer will be, यहाँ पे simple past है तो past indefinite हो जाएगा. The prices were displayed by the grocer. Question number 132. Choose the correct option. Again हमें correct option choose करना है यहाँ पे. Tariq said, "Hurrah! I have won the match." So that will be Tariq exclaimed with joy. Hurrah चेंज हो जाता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं exclaimed with joy में, ठीक है। That right, he had won the match, right। इसमें said है तो ये ऑलरेडी गलत हो गया। दैट नहीं आया यहाँ पे, अगेन ये भी गलत हो गया। और ये जो है पास्ट है वन हमारा, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने इसको प्रेजेंट में कर दिया तो ये भी गलत हो गया, राइट। टीचर सेड लेट द बॉय गो होम नाउ, तो द राइट आंसर विल बी द टीचर सेड दैट द बॉय मस्ट बी अलाउड टू गो होम नाउ, राइट। दैट विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ पे हमारा इफ आ गया तो ये भी गलत है, राइट। यहाँ पे माइट है क्योंकि माइट ऑप्शनल वाला हो जाता है कि जाने दिया जाए या ना जाने दिया जाए, पर यहाँ पे वो कह रहे हैं लेट द बॉय गो होम नाउ, अब जाने दो उसको, राइट। तो शुड मस्ट जो है यहाँ पे आना चाहिए। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। They were having a whale of time dancing and singing. देखो whale of time से आप लोग अंदाजा लगाइए whale कितनी बड़ी होती है, तो it means to enjoy yourself very much, right। very much वाला ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे। Choose the correct spelling, हाँ जी, तो एमेच्योर वर्ड है ये। एमेच्योर के करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं? दे आर AMATEUR, राइट। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एमेटर, इसको बोलते भी एमेटर है वैसे, ठीक है। इट इज प्रोनाउंस्ड एज एमेटर, राइट। सो इट इज AMATEUR, ओके। देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 136। अब हमने मिस स्पेल्ड, इनमें से कौन सा वर्ड गलत है? एनिक्स के भी स्पेलिंग सही है। एनिवर्सरी इज ANNI, राइट। ANNI आता है तो दिस इज द राइट। मिस स्पेल्ड। एनिमेट इज ऑल्सो राइट, एनिमोसिटी इज ऑल्सो राइट। द ऑड वन आउट इज जो मिस स्पेल्ड है, दैट इज एनिवर्सरी। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू असर्टिव। हाउ गॉर्जियस इज द सनसेट, एक्सक्लेमेटरी दिया हुआ है और हमें इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। सो द राइट आंसर विल बी द सनसेट इज वेरी गॉर्जियस, राइट। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू सुपरलेटिव सेंटेंस। नो अदर मेटल इज एज एक्सपेंसिव एज गोल्ड। नो अदर मेटल एक्सेप्ट गोल्ड इज एक्सपेंसिव, हमें सुपरलेटिव में करना है, देखो, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए हमारे सेंटेंस में। तो सुपरलेटिव किस में आ रही है? देखो सारों में देख लो, इसमें भी आ रही है, पर इसको उन्होंने क्वेश्चन फॉर्म में कर दिया तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो राइट कौन सा आएगा? गोल्ड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 139। डैश आर द साउंड्स आर्टिकुलेटेड इन द ग्लॉटिस।
ग्लॉटस में जो आर्टिकुलेट होती हैं कौन सी कहलाती हैं? ग्लॉटल। फ एंड व कौन सी साउंड्स हैं? लेबियोडेंटल। देखो हमारा लोअर लिप जो है, राइट, द लोअर लिप कम्स क्लोजर टू द अपर टीथ, राइट, टू द अपर टीथ। तो रोल किसका है? रोल है हमारे सिर्फ लिप्स का और टीथ का, ठीक है, रोल है हमारे सिर्फ लिप्स का और टीथ का, तो इसको हम लेबियोडेंटल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। मैं आपको ऐसे बड़े क्वेश्चंस डालती रही हूं, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये गलत नहीं करा होगा किसी भी हालत में। हाँ जी, म is a consonant, तो म according to manner of articulation is bilabial, right? According to place of articulation, sorry, according to place of articulation it is bilabial। हमारे सिर्फ दोनों लिप्स काम आते हैं और नेजल, ठीक है, क्योंकि एयर एस्केप्स, ये तीनों हमारे नेजल साउंड्स थे ना, म, न और अंग, ठीक है, तो दीज आर, ये जो है वो बाइलेबल भी है, प्लोजिव भी है। अ मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट इन द ग्रामेटिकल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड मॉर्फीम। मैं बड़ी बार मुझे लगता है कितने सारे लेक्चर्स में मैंने ये रिपीट किया होगा, और अगर कोई गलत करके आया हुआ ना तो देखना मैं क्या करूंगी। नेम ऑफ द टू ग्रेट लिंग्विस्ट्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड मच टू फ्रेम द डिवाइस ऑफ इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस आर। जी, तो इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस को जो है फ्रेम करने का जो क्रेडिट जाता है, दैट गोज टू लियोनार्ड ब्लूमफील्ड एंड नॉर्म चॉम्स्की, राइट। द कर्व इन स्किल एंड किल आर, देखो अलग अलग हो गई, एक जो है वर्ड के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया, एक जो है कॉन्सोनेंट के पीछे चला गया, ठीक है, कॉन्सोनेंट क्लस्टर में आ गया, तो अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस होंगे ये इट विल बी किल, इट विल बी स्किल, ठीक है, स का उसके ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। दोनों सेम क हैं, मीनिंग में कोई फर्क नहीं आ रहा, बट प्रोनाउंसिएशन में फर्क आ रहा है, साउंड में फर्क आ रहा है, तो दे विल बी कॉल्ड एलोफोन्स, राइट, एलोफोन्स। कुछ बच्चे मिनिमल पेयर्स मार्क करके आए हैं बच्चे, इट इज रॉन्ग। मिनिमल पेयर्स कैसे हैं? स्किल और किल नहीं है ये मिनिमल पेयर्स। डैश इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, तो लिंग्विस्टिक्स को लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी बोला जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपिया? बज इज द एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपिया, जो वर्ड्स उनकी साउंड्स पे ही बेस्ड वर्ड्स होते हैं। Which among the following are the main properties of grammar to account by its rule for the infinite sentences of a language? हाँ जी, हम rules follow करते हैं infinite, हजारों लाखों sentences बनाने के लिए। To be explicit, explicit means direct about the grammaticality of sentences, बिल्कुल ये भी प्रॉपर्टी है ग्रामर की कि ग्रामर हमें हेल्प करती है कि हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट हों। To predict all and only possible grammatical sentences of a language, and yes, ये भी प्रॉपर्टी है ग्रामर की कि एक हमें सेंटेंस दे दिया तो वहां से हम ये प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि हाँ, इससे हम इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं, इससे हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, इससे हम असर्टिव भी बना सकते हैं। सो इट विल बी ऑल ऑफ द above. Moving on to question number 148. The theory of TG grammar is contained in, बच्चे हम लोगों ने ज्यादा बार ये वाली बुक का नाम लिया है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो तो चॉम्स्की की ये वाली बुक में भी नाम आता है, यूसेज है टीजी ग्रामर के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। सो द आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। चलिए, द स्टडी ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड, हाँ जी, फोनोलॉजी साउंड्स के बारे में, मॉर्फोलॉजी वर्ड्स के बारे में, सिंटेक्स सेंटेंसेस के बारे में, तो कौन सी हो गई मीनिंग के बारे में? सिमेंटिक्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर पेपर, डैश इज अ यूनिट ऑफ स्पीच विच इज एट द लेवल हायर देन द स्पीच साउंड और फोनीम। देखो वैसे तो स्पीच साउंड से ऊपर हमारा मॉर्फीम होता है, ठीक है, लेकिन बच्चे इन्होंने हमें मॉर्फीम यहाँ पे नहीं दिया हुआ।
तो एक लेवल हायर साउंड से या फोनीम से कौन सा जो लेवल आएगा, दैट विल बी सिलेबल। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कोई भी एक वर्ड है, जैसे हमने कैटल को हमने मॉक टेस्ट में भी करा था कि वर्ड एक है, देखो मॉर्फीम एक है, लेकिन इसके सिलेबल्स कितने हैं, 2 सिलेबल्स हैं, है ना। मैंने आपको ये एक एग्जांपल दिया था, तो साउंड से ऊपर हो गया ना। ठीक है, अगर इन्होंने यहाँ पे हमें मॉर्फीम दिया होता तो हम मॉर्फीम मार्क करते बिल्कुल बिना किसी शक के, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है सिलेबल, क्योंकि देखो सिलेबल भी जरूरी नहीं है पूरा वर्ड हो, राइट। सिलेबल जो है वो वर्ड का पार्ट भी हो सकता है, राइट। तो फोनीम से, साउंड से तो बड़ा हो गया ना, और मॉर्फीम से छोटा हो गया, तो यहां पे राइट ऑप्शन आएगा सिलेबल, राइट। सो आई होप आप लोगों को पूरा आइडिया अब तक हो गया होगा। कोई 2-4 क्वेश्चंस को जो मैंने थोड़े डाउटफुल छोड़े हैं उनके अलावा, दैट वेयर यू स्टैंड, एंड आई होप द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। सो आई होप आप सबका रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव आए। माई विशेज, माई ब्लेसिंग्स आर ऑल देयर विद यू। सो अब बड़ी जल्दी, अगेन बकअप योर सेल्फ, बड़ी जल्दी हम और भी बहुत सारे आपके लिए जो है कोचिंग्स लेके आ रहे हैं, जिसमें से कि हम बहुत जल्द, जो भी स्टूडेंट्स आप में से नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हम इंग्लिश की नेट की क्लासेस भी बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं, एनटीटी की क्लासेस भी, पीटीटी पीएस टेट की भी क्लासेस, नायब तहसीलदार की हमारी शुरू हो चुकी हैं और पटवारी की हमारी शुरू होने वाली हैं, राइट। सॉरी, दीज आर ऑन गोइंग ग्रुप्स, ये ग्रुप्स चल रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स ये ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करिए इन नंबर्स पे। एंड अब आप लोगों को काफी हद तक आइडिया हो ही चुका है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, जो भी तरह की आप प्रिपरेशन, जो भी तरह की आप कोचिंग लेना चाहते हैं उसके लिए। एंड वी आर लाइक वेरी मच श्योर कि आप लोगों को यहाँ पे हमारी तरफ से 100% दिया जाएगा, ताकि आप बहुत अच्छे से अपने पेपर्स की तैयारी कर सके। So thank you so much, and hopefully this solution gives you an idea how much marks you are going to get, and rest depends upon the merit obviously, तो हम merit की भी wait करेंगे, but otherwise also all the best to all of you for your results, for your marks, for your career, for your future. Thank you everyone, and have a very good day ahead.